प्यारे छात्रों, न्यूमेरिकल सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर कूलॉम्स फोर्स टू बी ऑपरेटिव द लीस्ट साइज ऑफ एटम विल बी। ठीक है, मतलब कूलॉम फोर्स कितने कहाँ पे ऑपरेटिव होना चाहिए, उसके लिए एटम का साइज़ क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कूलॉम का जो फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच वर्क करता है। और हम अगर एटम की बात करें तो एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस प्लस का है आपका, बाकी बाहर से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और अगर आपने कई लोगों ने जो हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स है उसे पढ़ दिया होगा, तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में कूलॉम फोर्स वर्क नहीं करता है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, आपके प्रोटॉन हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो बहुत सारे प्रोटॉन एक ही इतने छोटे से स्पेस में रहते हैं। इसका मतलब इतने छोटे स्पेस में सारे प्रोटॉन्स का रहना एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स को इंडिकेट करता है, और जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए जो एटॉमिक हमारा न्यूक्लियर स्केल है, न्यूक्लियस है, वहाँ पे कूलॉम फोर्स वर्क नहीं करता है। करेगा भी, लेकिन वो न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए सारे प्रोटॉन वहीं रहते हैं। अगर न्यूक्लियस में कूलॉम फोर्स वर्क करता तो प्रोटॉन्स एक दूसरे के इतने पास नहीं होते और न्यूक्लियस का साइज शायद बड़ा होता। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए कूलॉम फोर्स वहाँ पर वर्क नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन है जो न्यूक्लियर साइज से बड़ा हो। ठीक है, तो एटॉमिक स्केल पे आपका जो एटम है उस पर आपका न्यूक्लियर कूलॉम फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कूलॉम फोर्स होता है आपका। तो अगला देखते हैं हम। अगला है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है कोई भी, और उसे आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रखते हैं। इस तरह का ये कोई आपका कंडक्टर है और इसे आप किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रखते हैं। इस तरह से चलिए बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो माना ये कोई कंडक्टर है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इन दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो जो ये कंडक्टर आपका है सिलेंड्रिकल, तो ये नेट चार्ज क्यू नेट कितना होगा, ये पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन है पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव ओनली, जीरो, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए इसमें जो आपका सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और अगर हम इसे किसी पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के पास रखते हैं तो क्या होगा, इंडक्शन से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपोजिट में उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो नेट चार्ज आता है वो आता है ज़ीरो इंडक्शन के केस में। इन केस ऑफ इंडक्शन नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज़ ज़ीरो। तो उस पर जो नेट चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। और इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इस जो हमारा सिलेंडर है उसमें हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ को ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं सारे। क्योंकि सामने आपके क्या है, प्लस है, जो हम कंडक्टर लेके आ रहे हैं तो वो कैसा है, प्लस है। तो प्लस और जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होता है, नेगेटिव। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए या आकर्षित करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं इस कोने पे। तो इसमें बेसिकली एक जो आपका कंडक्टर है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। इस पे बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो नेट चार्ज इसका होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड अ चार्ज q इज़ प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप एक चार्ज आपका जो है उसे रेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मान लें इसे। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज q को रखते हैं, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चार्ज q है और इसका मास है m, और इसे आप
यहाँ पे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसे रिलीज, ये फिर वाई डिस्टेंस तक रिलीज होता है, यहाँ से यहाँ तक। सपोज वाई डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ तक जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द नेट काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल और चार्ज ए डिस्टेंस आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस वाई। ठीक है, तो जब ये वाई डिस्टेंस मूव करेगा, क्यों यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे जितना उस पर वर्क किया गया, वही वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो जाएगा। और वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका F है, डिस्प्लेसमेंट Y है, और F का आपको पता है कि कितना होता है, QE इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का जो हाफ mv² होता है आपका फॉर्मूला, वो आपको नहीं लगाना है, सॉरी, वो इस तरह से हाफ mv²। आपको सिंपली क्या करना है कि चार्ज मूव होगा तो उस चार्ज पे जितना वर्क मूव करने में होगा, वही वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। आप जानते हैं वर्क और एनर्जी एक दूसरे के एनालॉजियस हैं। अगर आप वर्क की डायमेंशन निकालते हैं या एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं, दोनों सेम निकलती हैं। उनकी अगर आप यूनिट देखें तो भी सेम निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे निकाल दोगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला भी होता है QV, तो वो आगे काम आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको वोल्टेज गिवन नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं निकाल सकते इस तरह से, वरना दूसरा तरीका भी है काइनेटिक एनर्जी निकालने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक चार्ज है जिसे हम इस तरह मूव कराते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस डायरेक्शन में, और जो हमारे पास चार्ज है उसे हम P से Q तक ले जाते हैं, फिर Q से R तक, और फिर R से S तक। ठीक है, इस तरह से, और आपको PQRS के कोऑर्डिनेट गिवन हैं इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ऑफ PQRS आर दिस, इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं PQRS के। आपको बताना द वर्क डन इन अवर प्रोसेस इज गिवन बाय। ठीक है, तो चार्ज P से Q, Q से R, R से S इस तरह मूव करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ इन 4 पॉइंट इतने पाथ में इसने वर्क कितना होगा, आपको वर्क डन निकालना है इसमें। तो ऑप्शन आपको गिवन है इस तरह से, QEA माइनस QEA और QEA√2, इस तरह से आपको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। आपने पढ़ा होगा या देखा होगा बुक में संरक्षी या कंजर्वेटिव। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, जो भी फील्ड आपका कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंजर्वेटिव फील्ड होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि कंजर्वेटिव फील्ड किसे कहते हैं आप, जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब कि आप किसी चार्ज को आपने P से S ले गया, आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिस्प्ले वर्क के लिए तो यही देखते हैं हम कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल क्या है। तो इनिशियल P है और फाइनल S है। तो वर्क डन के लिए क्या है कि जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो ये डिपेंड नहीं करता आप उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किस रास्ते से लेंगे, P से S तक आप सीधे स्ट्रेट लेंगे, या आप इस तरह से घुमा के लेंगे, या फिर आप यहाँ ऐसे लेके, तो आप किसी भी तरह से ले जाओ, वो टोटल क्या निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या निकालेंगे, PS का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे हम निकालेंगे। तो इस तरह से P के कोऑर्डिनेट आपके ये हैं और S के कोऑर्डिनेट ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो फील्ड जो हमारा है वो X डायरेक्शन में है, गिवन है, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे EI कैप, क्योंकि X डायरेक्शन में है तो केवल I वाला कंपोनेंट या X वाला कंपोनेंट उसका रहेगा। फोर्स आपका क्या है, F=QE, तो QE को हम कैसे ले लेंगे, QEI। ठीक है, तो आगे आप देख लेंगे इसे P और S। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, अगर R जिसे हम PS से दिखाएंगे,
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एस में से पी को माइनस कर देते हैं और जो आई जे हैं उनको एक साथ रखते हैं। तो एस को हम कैसे लिखेंगे, 0 आई कैप, 0 जी कैप, 0 के कैप। इसी तरह पी को हम लिखेंगे जो भी कोऑर्डिनेट गिवन है रिस्पेक्टिव उनके साथ आई जे के लिख लेंगे। और एस पी एस निकाल देते हैं, एस में से पी को माइनस करते हैं। आपको 11th पढ़ा होगा आपने। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए, हाँ ये तो 0 है तो ए भी माइनस का हो जाएगा, बी भी माइनस का हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी जे। माइनस कॉमन ले लो तो अंदर दोनों चीज़ें रहेंगी, वो प्लस में रह जाएंगी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और बाहर से माइनस आपका। अब आप डब्ल्यू निकालो एफ डॉट आर, तो एफ डॉट आर निकाल दो। और एफ कितना है, क्यू ई, और ई की वैल्यू कितनी है, ई आई। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे रखेंगे। जो आर का माइनस साइन है उसे आप बाहर रख देंगे। ठीक है, आर आपका इतना है तो इसका माइनस हमने सीधे बाहर रख दिया है। और अब इस तरह की गुणा में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, आई की गुणा आई से करते हैं। और आपको पता है आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है ना। और आई डॉट जे 0 होता है। आई डॉट आई इक्वल टू 1 क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री रहता है। और आई डॉट जे इनके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और ए डॉट भी आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो जहाँ थीटा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, वहाँ 0 हो जाएगा। और जहाँ थीटा 0 आ रहा है वहाँ 1 हो जाएगा। तो इसलिए आई डॉट आई कितना होता है, 1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस क्यू ए ई आ जाएगी। तो जो वर्क डन है आपका, आपने जो चार्ज को पी से एस तक मूव, इस तरह से मूव कराया तो फाइनल वो यहाँ पे पहुँचा। तो इस पूरी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, कंजर्वेटिव फील्ड था, तो उसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या है, बी, इसका आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक रिंग है और एक स्फेयर है। रिंग मतलब चूड़ी समझ लीजिए, और स्फेयर आप मेटल का कोई बॉल समझ लीजिए, बिल्कुल हॉलो नहीं है, जिसके अंदर पूरा सॉलिड बॉल है आपकी। ठीक है, जिस तरह से आप देखते हैं, एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, कोई गोल चीज़ जैसे कंचा होता है आपका बड़ा सा, या बियरिंग की बॉल होती है, जो भी आप लोग। ठीक है, रिंग हो गई, चूड़ी, या फिर जो भी आप इसे लेते हैं सर्कुलर। तो दोनों इस तरह से आपके हैं कि जो इसका सेंटर है तो इसकी जो सर्कमफेरेंस है ये इसके सेंटर से होके जाती है यहाँ से। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। ठीक है, ओ डैश इक्वल हैं। आगे आप देख सकते हैं दूसरा, इसमें पहले आपको बता दूं क्या निकालना है आपने इस क्वेश्चन में निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। रिंग लिख दिया था, तो स्फेयर से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जब रिंग पे हमने क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है यूनिफॉर्मली। तो रिंग है तो जो चार्ज है उसका वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से पूरी रिंग पे। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी रिंग है तो इस पर जो चार्ज है वो बाहर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, रिंग से नहीं बताना है आपको, स्फेयर से बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधे सीधे ये बताना होगा कि जो हमारा स्फेयर है वो कितना चार्ज एनक्लोज करता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो जो स्फेयर है वो कितना चार्ज एनक्लोज करता है, अगर आपको ये पता चल जाता है तो सीधे आप फ्लक्स क्या कर देंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम सीधे निकालेंगे जो स्फेयर है, स्फेयर का कितना पोर्शन, या फिर जो रिंग है उसका कितना पोर्शन यहाँ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक एरिया वेक्टर हमें मिल रहा है, इस सॉरी जो त्रिज्या है इसकी रेडियस है, तो रेडियस ने जो एरिया कवर किया है उतना एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए आप, ये रेडियस है इसकी, रिंग की रेडियस है, और इसी तरह ये भी रिंग की रेडियस है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे सेंटर है इसका। ठीक है, तो ये रेडियस है। और साथ ही आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि रेडियस ये इक्वल है, और ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो सारे एंगल कितना है, 60। इसी तरह नीचे वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे एंगल कितना है, 60। तो ये भी 60, ये भी 60, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 120, है ना। तो ये एंगल हमारा 120 का हो गया है। और इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये आपका एरिया आएगा, जो रिंग का एरिया स्फीयर के अंदर है, वो कितना है, आप निकालेंगे थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका 120, तो 120/360, तो यह आ जाएगा 3। तो कुल मिला के 1/3 एरिया आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया है कि जो रिंग है, रिंग का 1/3 एरिया कहाँ है, स्फेयर के अंदर है। इतना एरिया कितना होगा आपका 1/3। तो इसलिए जो चार्ज स्फेयर ने एनक्लोज करा होगा वो भी क्यू का 1/3 होगा। तो इसलिए जो आपका क्यू है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेयर, वो होगा Q/3, यानी जो रिंग पे पूरा चार्ज Q है उसका 1/3 पोर्शन। ठीक है, तो चार्ज जब आपका कैपिटल Q आ गया है स्फेयर के लिए, तो सीधे सीधे आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। तो वो आ जाएगा सीधे Q/ε0, और Q की वैल्यू कितनी है, स्मॉल Q/3ε0। तो इस तरह से गॉसेस थ्योरम है जो, उसका आप एप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे पास 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। तो ए बी सी इसकी वर्टिसेस हैं 3, उन पे चार्ज रखा है -Q, +Q और +Q। अब आपको बताना है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज एट ए, और ये बताना है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बी सी। कलर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो आपको क्या बताना है कि जो हमारे पास चार्ज रखे हैं यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, तीनों चार्ज रखे हैं। तो एक चार्ज ये हो गया आपका प्लस और एक है -Q। अब इन दोनों के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का आपको बताना है किस डायरेक्शन में, BC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ये हैं, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। तो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। तो देखिए आप इसे याद कीजिए, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्विलेटरल पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, ये एक +Q यहाँ पे है, -Q यहाँ पे है, ये डाइपोल बनाता है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L होती है। अब आप क्या करते हैं कि +Q और यहाँ पे क्या है, +Q है, तो दोनों से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो बाहर को जाएंगी, है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, बाहर को। जो जो रेखा है, ये लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर को जाएंगी, तो वहीं जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो सपोज ये F है, इसी तरह देखो ये चार्ज भी इक्वल है, ये चार्ज भी इक्वल है, और इसी तरह ये भी इक्वल है। तो जो फोर्स इसके -B वाले चार्ज से A वाले पे लगेगा वो किसके बराबर होगा, जो C से A पे लग रहा है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। कूलोम्ब लॉ में आप साइन नहीं लेते माइनस प्लस, आप केवल लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड। भले ये अट्रैक्शन का होगा और ये रिपल्सन का होगा, डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं दोनों की, ये दोनों डिस्टेंस बराबर निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपने जो उसमें डेरिवेशन में देखा होगा, तो उसमें हम ये देखते हैं जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलते हैं, इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट निकलते हैं, ये दोनों, ऊपर वाला सपोज आपने F1 लिया और नीचे वाला F2 लिया। ठीक है, तो F1 cos थीटा और ये आता है F2 cos थीटा। आप उसके लिए वो डेरिवेशन देख लीजिए, क्योंकि इतना करेंगे तो टाइम ज़्यादा खाएगा। तो इसमें जो आपके ऊपर वाले कंपोनेंट आते हैं वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। ठीक है, F1 cos थीटा और F2 cos थीटा दोनों क्या आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। और जो रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, नॉर्मल टू BC, वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है रिजल्टेंट, वो लगता है इस डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर तो 0 हो गया, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि BC के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, तो वो 0 है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पैरेलल टू BC, तो आप उसके लिए रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो आपने वेक्टर लॉ पढ़ा होगा, एक वेक्टर इधर को, एक वेक्टर इस साइड को, तो 2 वेक्टर आपके पास हैं। ठीक है, इस तरह से तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल देखते हैं आप, और उसका रिजल्टेंट आप इस फॉर्मूले से लगाते हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा। ठीक है, तो इसे आप निकाल दोगे इस तरह से। cos 120 है, तो जो लोग नहीं, जिनको कन्फ्यूजन होता है कि cos 120 की वैल्यू कैसे निकालनी, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसे आप लिखेंगे cos 90 + 30। ठीक है, और cos 90 + 30 कितना हो जाएगा आपका
देखो ये किस पोजीशन पे 90 यहाँ है, प्लस हो रहा तो इसमें जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये सीधा आ जाएगा इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे हो रहा है इस पोजीशन पे तो ये कॉस का साइन हो जाएगा साइन 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी साइन 30 के बराबर, और आगे से माइनस, और साइन 30 आपका होता है माइनस 1/2, और आगे से क्या है माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/2 और माइनस भी आएगा, आगे से कितने हैं 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, केवल बचेगा एफ स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और उसे आप सॉल्व करोगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इस तरह से, और इन दो चार्जेस के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है ए वाले पे, और किस डायरेक्शन में नॉर्मल टू बी सी वो कितना था, तो इसका आंसर हमें कितना मिला 0। तो अब 1-2 सवाल बचे हैं तो इसे पूरा कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस। इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा अलग से बनाते हैं क्योंकि ये आपका हो गया, ये तो यूनिफॉर्म हो गया है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बनेगा ये बनेगा आपका इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हैं इसे इस तरह से, और आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे रखा है इस तरह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका है -q + q, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर क्या क्या लगेगा। तो देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था जिसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे, तो उस पर क्या होता था कि एक फोर्स इधर को लगता था और एक फोर्स इधर को लगता था, तो जो नेट फोर्स आता था वो 0 आता था, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या थे इक्वल थे आपके F1 और F2। ठीक है, और उस पर जो वर्क करता था वो केवल टॉर्क वर्क करता था, जो इसे रोटेट करने का प्रयास करता था। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पर टॉर्क वर्क करता था। अब देखिए, जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 नहीं आएगा, और नेट फोर्स 0 नहीं आएगा तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, तो मतलब इस पर फोर्स वर्क करेगा, तो नेट फोर्स इस पर वर्क करेगा, और टॉर्क तो इस पर वर्क करेगा ही करेगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं एक साथ, एक आगे को एक पीछे को, फोर्स तो अभी आगे पीछे को ही लगेंगे। ठीक है, इसलिए जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो अगली वीडियो में और चीज़ों के साथ आते हैं और नए क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। तो आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जिस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करूँगा मैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।